चलिए तो आगे की बात करते हैं। मेरी आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही मेरी सबको? ओके, चलिए तो आगे की बात करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे अपने पिछली क्लास में जो बात की थी वो जो है हार्डिश एनर्जी से रिलेटेड थी, ठीक है। और सॉरी, नेचर ऑफ ऑक्साइड से रिलेटेड थी। जो सारी बातें मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब आगे की यहाँ पे बात करते हैं। तो जो है एक साइकिल आता है, बॉर्न-हाइपर साइकिल। ये एक मेथड होता है जो वेरियस थर्मोडायनामिकल एंथैल्पीज को कोरिलेट करता है, और इस साइकिल से हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं दैट इज इन्वॉल्व इन एनी केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज में टोटल एंथैल्पी कितनी इन्वॉल्व हुई इन वेरियस स्टेप, इट इज मेजर्ड बाय बॉर्न-हाइपर साइकिल। बॉर्न एंड हाइपर दो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड इवॉल्व किया था और ये बताया था, राइट। तो बॉर्न-हाइपर साइकिल क्या कहता है, ये आप देखिए। बॉर्न-हाइपर साइकिल ये कहता है इट इज अ मेथड, ठीक है, which correlates various thermodynamical enthalpies of chemical change, ठीक है, chemical reaction by Hess law of heat constant summation। तो ये क्या होता है, हेस लॉ है, कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ क्या कहता है इसको भी बताऊंगा। तो ये आपका बॉर्न-हाइपर साइकिल जो है वो क्या है, ठीक है, ठीक है। तो बॉर्न-हाइपर साइकिल जो क्या है इसको ज्यादा एक समझेंगे। तो बॉर्न-हाइपर साइकिल एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम, वो क्या करता है, कोरिलेट करता है। किसको कोरिलेट करता है, वेरियस थर्मोडायनेमिकल एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जितनी आपकी एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं उनको जो है ये क्या करता है, कोरिलेट करता है। बाय विच लॉ, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, उसके थ्रू ये कोरिलेट करता है। तो अगर हम देखें तो बॉर्न-हाइपर साइकिल इज अ मेथड जो कोरिलेट करता है, किसको कोरिलेट करता है, वेरियस एंथैल्पीज को जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। किस तरीके से कोरिलेट करता है, बाय हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो एंथैल्पी मींस एनर्जी, ठीक है। तो जो अलग अलग स्टेप में एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं उनको हम कोरिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हाइपर साइकिल। और बॉर्न-हाइपर साइकिल में हेस लॉ लगता है। हेस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, एंथैल्पीज इन्वॉल्व इन अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। कोई भी फिजिकल चेंज है, ठीक है, कोई फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, उसमें कई स्टेप्स होंगे। उन स्टेप्स में एनर्जी इवॉल्व होगी, एनर्जी निकलेगी या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दोनों स्टेप हो सकते हैं। वो स्टेप एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक हो सकता है। तो ये हेस लॉ कहता है जो ओवरऑल रिएक्शन में जो चेंज आएगा, चाहे उसमें एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, चाहे उस केमिकल चेंज को हम एक स्टेप में लें या फिर मल्टीपल स्टेप में लें, ठीक है। बात समझ नहीं, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये, अब देखिए जैसे मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कराते हैं तो ये इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है कार्बन सॉलिड स्टेट में होगा, O2 गैसेस स्टेट में होगा। एक स्टेप में क्या बनता है, CO2 गैस बनेगी,
तो ये इसको हम मल्टीपल स्टेप में कैसे कर सकते हैं कि इसको हम कार्बन को 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन को हमने पहले स्टेप में क्या किया, CO बना लिया, CO गैस बन गया, ठीक है। तो इसको अगर हमने डेल्टा H1 बोला तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ O2 लिमिटेड अमाउंट अगर हम दे देते हैं गैस का, ऑक्सीजन गैस का, और फिर CO से फिर हम आगे फर्दर ऑक्सीजन देते हैं, तो अगर लिमिटेड अमाउंट देंगे तो CO बनेगा रादर CO2। इसमें हमें सपोज करा डेल्टा H2 बोल दिया, ठीक है, और ये डेल्टा H3 बोल दिया। तो ये एनर्जीज हैं, डेल्टा मतलब इंथैल्पी बोले या एनर्जी बोले। तो हमने पूरी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो CO2 बनेगा, लिमिटेड देंगे तो CO बनेगा, फिर अगर हम आगे फिर ऑक्सीजन दे देंगे तो फिर से वो CO2 बन जाएगा। तो हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ कहता है कि ये 1 स्टेप में CO2 बनाए या 2 स्टेप में CO2 बनाए, इनकी जो हीट होगी वो कांस्टेंट होगी। रिएक्शन में जो केमिकल चेंज में रिएक्शन में जो हीट आएगी वो कांस्टेंट होगी। इसी को कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, इट इज सेड दैट enthalpy change involved in a chemical reaction or any physical reaction remain constant whether that reaction या that chemical process occurs in one step or multiple step। किसी भी केमिकल चेंज को करने के लिए आप एक स्टेप में रिएक्शन करें या मोर देन 1 स्टेप में करें, उसका हीट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा H1, जो टोटल हीट होगी इन दोनों के समेशन के इक्वल होगी, H2 एंड H3 के बराबर होगी, ठीक है। तो कहने को मतलब है 1 स्टेप में हीट जो इन्वॉल्व होगी वो आप इन दोनों के कांस्टेंट होगी, चाहे वो इसको हम, तो डेल्टा H1 जो 1 स्टेप की हीट है वो इक्वल होगी दोनों स्टेप की हीट के। तो क्या हुआ, H1 जो 1 स्टेप की हीट है वो मल्टीपल स्टेप की हीट के इक्वल है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखें दूसरे तरीके से, ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे देखें, जैसे आप पहले स्टेप में क्या करोगे, CO कार्बन की रिएक्शन अगर हमने हाफ O2 करा दी, ये दूसरी वाली इक्वेशन, ठीक है, क्या बनेगा, CO बनेगा। इसमें हीट जो इन्वॉल्व हुई वो क्या है, डेल्टा H2 है। फिर हमने CO गैस कि फिर हमने हाफ O2 से रिएक्शन करा दी, that will give CO2, that will give H3। इसमें इन्वॉल्व H3 है ये वाला, ये H2 इन्वॉल्व है। अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या होगा, पहली स्टेप आ जाएगी, CO से CO कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, कार्बन प्लस हाफ एंड हाफ, क्या हुआ 1 O2, कार्बन ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड कार्बन, हाफ O2 एंड हाफ O2 मिलके क्या हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे CO2 आ जाएगा, और ये कौन सी हुई, H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अगर आप देखो तो क्या हो रही है, दोनों ऐड हो रही हैं, तो CO2 फॉर्मेशन में जो रिएक्शन आई वो क्या हुई, दोनों के कांस्टेंट हीट्स के इक्वल हो गई। तो इसी को हेस लॉ बोला गया है। तो हेस लॉ क्या कहता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, हेस लॉ अगर आप देखिए तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंथैल्पी मतलब एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस की बात करें या फिजिकल प्रोसेस की बात करें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंथैल्पी मींस एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है पूरा एक, रिमेन कांस्टेंट वेदर दिस प्रोसेस अकर्स इन 1 स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप। तो इसको चाहे हम 1 स्टेप में कर दें तो डेल्टा H1 आ जाएगा, अगर 2 स्टेप में करेंगे तो H2 एंड H3 आएगा। तो इसी स्टेप को बताएगा, CO एंड हाफ O2 दैट विल गिव डेल्टा H2, CO एंड हाफ O2 H3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, है ना। तो C एंड हाफ O2 1 O2 gives CO2, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड H3। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल चेंज में जो एंथैल्पी या एनर्जी इन्वॉल्व होगी, किसी भी केमिकल प्रोसेस, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल प्रोसेस हो, उसमें जो हीट इन्वॉल्व होगी वो कांस्टेंट होगी, चाहे उस केमिकल चेंज को एक स्टेप में करें या आप मोर देन 1 स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में करें। ओवरऑल जो एनर्जी चेंज होगा दैट रिमेन कांस्टेंट वेदर दैट केमिकल प्रोसेस अकर्स इन 1 स्टेप, चाहे आप डायरेक्ट कार्बन का से CO2 बना लीजिए, चाहे 2 स्टेप में आप CO2 बनाइए।
एक तो क्या है कि डायरेक्ट कार्बन की एक्सेस Cl दे देंगे, CO2 बन जाएगा, ये वन स्टेप की केस हुआ, ठीक है, ये वन स्टेप में केस हुआ। और या फिर इसको हम मल्टीपल स्टेप में पहले CO बना लें फिर CO2 बनाएं, तो 2 स्टेप में हमने बनाया, पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप, तो इनमें जो हीट चेंज हुआ वो कांस्टेंट हुआ। क्लियर, बात समझ में आई? राइट। तो आगे की बात, तो ये हेस लॉ है, इसी को हम कैसे कंसिडर करते हैं यहाँ पे। अब इसका एप्लीकेशन है, क्या देखिएगा, बॉर्न-हार्बर साइकिल कहाँ पे है, बॉर्न-हार्बर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बनेगा, जैसे इसको समझेंगे, ठीक है। NaCl लिए जैसे हमने सोडियम सॉलिड ले लिया मेटल, और इसमें हाफ Cl2, Cl आइटम लिखते हैं, हाफ Cl2 दैट विल गिव Cl आइटम। कॉम्बिनेशन में क्या बन जाएगा, NaCl कैटायन एनायन बनेंगे, इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसमें एनर्जी ओवरऑल रिलीज होगी, किसी भी अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, आई थिंक आपको मालूम है, बताया था। लेकिन ये एक स्टेप में हमने बताया, इसको हमने एक स्टेप में जो बोला तो डेल्टा HF बोल दिया, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल दिया, HF मतलब NaCl का फॉर्मेशन। लेकिन ये एक स्टेप में नहीं होगा, एक्चुअल में मल्टीपल स्टेप में होगा। पहले सोडियम सॉलिड क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में जाएगा, फिर वो गैसेस से गैसेस कैटायन बनाएगा। ऐसे ही यहाँ पे Cl रिएक्शन में हमने पढ़ा है, एटम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये Cl एटम गैस बनाएगा, ये वही मॉलिक्यूल था, और फिर ये क्या करेगा, Cl गैसियस आयन बनाएगा। इस केस में क्या होगा, गैसेस स्टेट में ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसी को आयनाइजेशन बोलते हैं। ये कैटायन में चेंज हो जाएगा और क्लोरीन एनायन में चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसमें जो सॉलिड से गैसेस आने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन। और फिर गैसेस एटम से गैसेस कैटायन बनाएंगे, उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी, जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, उसे बोलेंगे हीट ऑफ आयोनाइजेशन। फर्स्ट होगी, फर्स्ट यूजुअली लिखते नहीं है सॉलिड। ये अब ये मॉलिक्यूल से एटम, इसका डिसोसिएशन हुआ, तो इसे बोल देंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन, एटम में चेंज हुआ ना, ठीक है। तो हीट ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, डेल्टा H डिसोसिएशन। हाफ क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, Cl मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करने, तो पर एटम क्या हुआ, बॉन्ड हाफ हो जाएगी वैल्यू, तो हाफ ऑफ डेल्टा H डिसोसिएशन। ये सारी इंथैल्पीज हैं, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो आएगा इसमें, अब इसमें एटम से एनायन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन में एनर्जी रिलीज होती है, क्लोरीन के केस में, नॉन मेटल में रिलीज होती है, लेकिन कुछ नॉन मेटल है इसमें पहले स्टेप में एनर्जी। अब ये गैसियस कैटायन और एनायन, ये गैसियस कैटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से 1 मोल NaCl बनेगा। ये 1 मोल NaCl होगा, ऐसा थोड़ी एक सोडियम कैटायन होगा और एक क्लोराइड आयन होगा। 1 मोल NaCl बनने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी, राइट। रिलीज होगी तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, डेल्टा H लैटिस एनर्जी। तो अब यहाँ पे हेस लॉ लगाएं, तो हेस लॉ क्या कहता है, बाय हेस लॉ, हेस लॉ ये कहता है कि चाहे आप NaCl को 1 स्टेप पे बनाओ या मल्टीपल स्टेप में जो एंथैल्पी बनाओ, इनका क्या होगा, हीट कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा HF जो 1 स्टेप की एंथैल्पी है, ये है ना HF, 1 स्टेप की एंथैल्पी, इनके सभी के समेशन के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अलजेब्रिक समेशन ले लेते हैं, प्लस डेल्टा H सब्लिमेशन, फिर प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन, ये हो गया सब्लिमेशन, ये आयोनाइजेशन, फिर हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन, हुआ नहीं हुआ, और फिर माइनस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन, और लास्ट में माइनस डेल्टा H लैटिस एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज एनर्जी हुई, ये रिलीज एनर्जी, ये रिक्वायर्ड एनर्जी। बोलिए,
डेल्टा एच एफ निगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं NaCl का फॉर्मेशन तब होगा जब उसका लैटिस एनर्जी अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन आयनिक साल्ट फॉर्मेशन में किसका है? लैटिस एनर्जी का। क्योंकि दो ही तो एंथैल्पी हैं जो इसको नेगेटिव कर रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन में तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। लैटिस एनर्जी में जो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो सभी एंथैल्पी को ओवरकम करके ओवरऑल एनर्जी को नेगेटिव कर देगा। ये नेगेटिव आएगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन किधर रहेगा? बैकवर्ड रहेगा। तो ओवरऑल जो वन स्टेप में डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन है दैट मस्ट बी नेगेटिव, तभी आयनिक साल्ट बनेगा या रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। अगर वो डेल्टा एच एफ या वन स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव हो गई तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी बल्कि बैकवर्ड ही रहेगी। कुछ बात समझ में आई? इसी को हेस लॉ बोलते हैं। बोलिए, सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे इसी बात को मैंने यहाँ पे दिखाया है, जरा देखिए। ठीक है, तो बोर्न-हाइबर साइकिल, ये आपको NaCl का फॉर्मेशन दिखाया गया है। तो ये सॉलिड Na, ये आपका Cl2, ये गैस में होगा। ठीक है, ये गैस होगा, लेकिन यहाँ पे एटम, ये तो एटम मिल जाएगा। इसका एटम में करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। Cl2 में एक सिंगल बॉन्ड होता है और इसका हाफ पर एटम क्या होगा? इस बॉन्ड एनर्जी का हाफ वैल्यू, इसलिए वो हाफ लिखा गया है। ठीक है, फिर ये एटम बन गए। अब एटम क्या करेगा? इसी स्टेप में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो ये गैसेस कैटायन, ये गैसेस एनायन, यही बताया था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove one electron from isolated gaseous atom in its ground state is called ionization energy. इसको बताया था amount of energy released when one electron is added to the valence shell of isolated gaseous atom in its ground state is called electron gain enthalpy. तो ये आपका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली नेगेटिव और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज, ऑल आयोनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब गैसेस कैटायन आयन जब बन गए तो अब इनके कॉम्बिनेशन से अट्रैक्शन डेवलप होगा। जब अट्रैक्शन डेवलप होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब ब्रेकिंग होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगा। जब NaCl को हम डिसॉल्व कर रहे थे तो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव लिया था। क्यों लिया था? तो वहां पे NaCl की बॉन्ड ब्रेकिंग थी, तभी तो कैटायन आयन एक्वस सॉल्यूशन में बन रहे थे, राइट। और यहाँ पे कैटायन आयन के बीच आयनिक बॉन्ड बन रहा है। जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयनिक बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो वहां पे लैटिस एनर्जी पॉजिटिव ली जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं, बनने पे एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए लैटिस एनर्जी नेगेटिव लिखवाया था। लैटिस एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहां पे लैटिस बनेगा तो एनर्जी, लैटिस मतलब आयनिक बॉन्ड बनेंगे तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, साइन नेगेटिव लेंगे। आयनिक बॉन्ड ब्रेक होंगे, लैटिस ब्रेक होगी, तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, साइन पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl बन रहा है कैटायन आयन, तो एनर्जी रिलीज होगी। इसी बात को वहां पे दिखाया गया है ना, इसी बात को वहां पे दिखाया गया है। HF नेगेटिव होना चाहिए। तो ओवरऑल आप देखिए, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये प्लस है, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस ले लिया, फिर ये भी रिक्वायर्ड एनर्जी प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ हो गई हाफ। अब ये माइनस साइन के साथ आएगी, ये भी माइनस साइन के साथ। ओवरऑल रिलीज एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एनर्जी, तभी डेल्टा HF नेगेटिव आएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव होने के लिए क्या लिखा है? रिलीज एनर्जी मस्ट बी, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल मेजर कौन सी एनर्जी है जो ओवरऑल रिएक्शन को डेल्टा HF नेगेटिव कर रही है? इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका हुआ? इसका कंट्रीब्यूशन है लेकिन माइनर है, मेजर कंट्रीब्यूशन लैटिस एनर्जी का है। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी आपका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे दूसरा केस देखिए, MgF2 का भी केस देख लीजिए। एक जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड हम बनाते हैं तो मैग्नीशियम कैटायन होता है, फ्लोराइड आयन, एक आयनिक इंटरेक्शन ये होगा फ्लोराइड आयन के साथ, दूसरा आयनिक इंटरेक्शन ये होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड बनेंगे,
और 1 मोल आयनिक बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, mg कैटायन, एटम को हमने मॉलिक्यूल के टर्म में लिखते हैं ना, तो कोई एटम डायरेक्ट तो मिलेंगे नहीं, मॉलिक्यूल से ही एटम आएगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने mg सॉलिड होगा, मेटल होगा, इसको हाफ F2 सॉलिड नहीं होगा, गैस होगा, क्योंकि F2 गैस है, तो इसको हमने हाफ F2 ऐसे लिख लिया। अब क्या होगा, सबसे पहले ये गैसियस फॉर्म में आएगा, फिर ये गैसियस कैटायन में जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे ये पहले ये भी F एटम में आएगा, और फिर एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके F माइनस आयन में आएगा, एनायन बनाएगा। ऐसे ये भी पहले मॉलिक्यूल से एटम में आएगा, गैसियस एटम। ठीक है, बात समझ में आई। फिर एटम एनायन में चेंज होगा, फिर ये गैसियस कैटायन एंड एनायन मिलके क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, ये MgF2 बना लेंगे, एनर्जी बना लेंगे। ये बॉर्न हार्वे साइकिल है। तो ये बॉर्न हार्वे साइकिल हुआ। बॉर्न हार्वे साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgF2, पहले NaCl बताया था, ऑफ MgF2 भी दिखा दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए तो बॉर्न हार्वे क्या बता रहा है, इज अ मेथड जो वेरियस एंथैल्पी को इन्वॉल्व करेगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा HF आया दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन कौन सी एंथैल्पी आएगी, पहले सॉलिड से गैस, इसमें हीट ऑफ सब्लिमेशन, अब इसमें आयोनाइजेशन होगा गैसेस एटम से। तो बताया था कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी गैप कम है, तो दूसरा भी निकल जाएगा। अब तीसरे में स्टेबल कोर आ जाएगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसलिए मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में 1 थी, क्योंकि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकला, क्योंकि स्टेबल कोर आ गया। मैग्नीशियम पे तीसरे इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल कोर आएगा, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका सब्लिमेशन सॉरी डिसोसिएशन होगा, हाफ ऑफ डिसोसिएशन, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन जो होगा वो नॉन मेटल में नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट फ्यू नॉन मेटल जिनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे नाइट्रोजन। डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, एटॉमाइजेशन भी बोल सकते हैं, दोनों बात सही है, एटॉमाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, HF हमेशा नेगेटिव ही होगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। HF मस्ट बी ऑलवेज, किसी भी केमिकल चेंज के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन या वन स्टेप की जो एंथैल्पी है दैट मस्ट बी नेगेटिव, तभी वो केमिकल चेंज मिलेगा या फिजिकल चेंज मिलेगा। अगर वन स्टेप की एनर्जी पॉजिटिव होगी तो वो केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, एटॉमाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये एटम बन गया, तो उसके बाद ये जो एंथैल्पी आएगी इसे क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, और सारी एंथैल्पी हो गई, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा H लैटिस एनर्जी, LE। ठीक है, फ्रॉम हेस लॉ क्या होगा, हेस लॉ के अकॉर्डिंग सभी का अलजेब्रिक समेशन ले लेंगे, तो डेल्टा HF कौन कौन सी एंथैल्पी आएंगी, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, प्लस क्या आएगा, हाफ एंड हाफ, ये मिलके A1 डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, हाफ एंड हाफ एक ही तो बात है, तो मिलके ये 1 डिसोसिएशन या एटोमाइजेशन, ये भी प्लस साइन। तो ये एनर्जी क्या हुई, रिक्वायर्ड एनर्जी।
वही ना, माइनस ये इलेक्ट्रॉन गेन, ये और ये इलेक्ट्रॉन गेन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन, फिर माइनस लैटिस एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी हो गई? रिलीज एनर्जी। इफ रिलीज एनर्जी इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एनर्जी, तभी वो क्या होगा? डेल्टा एच एफ नेगेटिव होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और MgF2 बन जाएगा। तो डेल्टा एच एफ मस्ट बी नेगेटिव। ये तभी होगा नेगेटिव जब ये एनर्जी ज्यादा होगी। बात समझ में आई? देखिए इसी बात को वहां पे लिखा गया है, मैंने यहाँ पे दिखाया है, जा देखिएगा आगे। फॉर्मेशन ऑफ MgF2, फॉर्मेशन ऑफ MgF2 में ये हाफ फ्लोरीन एटम है, ये सॉलिड में MgF2, ये गैस फॉर्म में होगा। तो पहले सॉलिड से गैसेस स्टेट में जाएंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस साइन के साथ है। फिर यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनेशन एनर्जी कैटायन बन गया। फिर उसके बाद हाफ ऑफ सब्लिमेशन, हाफ ऑफ डिसोसिएशन, गैसेस कैटायन एटम बन गए। और फिर इलेक्ट्रॉन गेन माइनस साइन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन गेन माइनस साइन के साथ। तो ओवरऑल ये लैटिस एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ। तो ओवरऑल HF क्या हुआ? सब्लिमेशन, ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी सब्लिमेशन यहाँ पे लिखी है। दूसरी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनेशन एनर्जी ये लिखी हुई है। फिर हाफ एंड हाफ मिलके ये 1 मोल डिसोसिएशन एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन गेन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, और ये लैटिस एनर्जी आगे, फाइनल लैटिस एनर्जी। ये रिलीज एनर्जी हो गई। डेल्टा एच एफ नेगेटिव कब होगा? जब रिलीज एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। यही बॉर्न-हार्पर साइकिल है। तो बॉर्न-हार्पर साइकिल आप देखिए क्या बोलता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमने MgF2 का फॉर्मेशन दिखाया है ना, क्लियर? और दूसरा हमने अभी आपके सामने ड्रॉ किया था बॉर्न-हार्पर, दूसरा फिर हमने इसका ये NaCl का केस दिखाया। ठीक है, अब यही तो हेस लॉ क्या कहता है? NaCl का फॉर्मेशन में 1 स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्व है डेल्टा HF, वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे इसका फॉर्मेशन आप 1 स्टेप में करिए या मल्टीपल स्टेप में करिए। यही हेस लॉ है। क्लियर? क्लियर? तो ओवरऑल नेट एनर्जी जो आएगी वो रिलीज होगी। किसी भी केमिकल चेंज में जो नेट एनर्जी आएगी, इसको HF को मतलब नेट एनर्जी बोल देते हैं। नेट एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव। अगर नेट एनर्जी पॉजिटिव आएगी तो वो केमिकल चेंज नहीं होगा। क्लियर? दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो ओवरऑल कई एंथैल्पीज होंगी जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रिलीज होगी। नेट एनर्जी जो होगी दैट मस्ट बी नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव नहीं है तो फिर वो केमिकल चेंज नहीं हो सकता। कहने का मतलब है नेट एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव। ये नेट एनर्जी है, इसको आप नेट एनर्जी भी बोल सकते हैं। नेट एनर्जी इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर बात करता हूं, इसमें कुछ एंथैल्पीज के नाम दिए हैं जिसको मैंने अभी बताया है, ये देखिएगा। या देखिएगा इसमें ये MgF2 वाला केस मैंने आपको दिखाई था, इसकी एंथैल्पीज वगैरह ये तो अभी मैंने बताया है आपको। ये डिसोसिएशन, ये सारी बातें वही है, HF ये। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ एंथैल्पीज होती हैं। एंथैल्पीज क्या होती हैं उनको डिफाइन किया गया है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, जैसे आयोनेशन एनर्जी को मैंने डिफाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अभी आयोनेशन एंथैल्पी मैंने आपको बता दिए। मालूम है आयोनेशन एंथैल्पी क्या है?
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। दूसरी एंथैल्पी हमने बताई है इलेक्ट्रॉन गेन। ऐसे ही फ्यूजन एंथैल्पी होती है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल, किसी भी मोल, एक मोल सब्सटेंस को, व्हेन वन मोल सब्सटेंस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड, कहां से? फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उस एंथैल्पी या एनर्जी चेंज को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन बोलते हैं। बात समझ में आई? तो जैसे हीट ऑफ आयोनाइजेशन है, वैसे ही हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन है, वैसे लैटिस एनर्जी है, ये अलग अलग एंथैल्पीज हैं, एनर्जीज हैं। ऐसे ही हीट ऑफ फ्यूजन होता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें आगे की बात, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ऐसे ही होगा। अगर हम लिक्विड से गैसेस फेस में लाते हैं सब्सटेंस के एक मोल को, तो उसमें जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी उसे हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन? एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल सब्सटेंस is completely converted from liquid state to gaseous state at its boiling point is called heat of vaporization। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे ही हीट ऑफ सब्लिमेशन, दोनों का क्या हो जाएगा? आप सॉलिड्स, ये तो सॉलिड से फ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, और वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस। अगर आप डायरेक्ट सॉलिड से गैस जाओगे तो सब्लिमेशन होएगा। ठीक है, उसमें इन दोनों का एंथैल्पी को ऐड कर सकते हैं, तो वही हेस लॉ लग जाएगा। तो इसी को बोला गया है एंथैल्पी, हीट ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल सब्सटेंस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट, कहां से? स्टेट टू वेपर स्टेट, इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा हेस लॉ के अकॉर्डिंग? भाई फ्यूजन और इवेपोरेशन का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर गैस बनेगा, तो डायरेक्ट आपकी इनकी एंथैल्पी वही आ जाएगी। जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो इनका समीशन से ऐड हो जाएगा हेस लॉ के अकॉर्डिंग, वही लिखा गया है। बात समझ में आई? ऐसे ही हीट ऑफ डिसोसिएशन अभी हमने बॉर्न-हार्वे साइकिल में यूज किया, उसकी भी डेफिनेशन देख सकते हैं। हीट ऑफ डिसोसिएशन अभी मैंने क्या बताया था? क्या बताया था हीट ऑफ डिसोसिएशन, है ना? क्या होगा इसमें? एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल सब्सटेंस इज completely dissociated into a smaller compound, छोटे कंपाउंड में, is called heat of dissociation। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन जानते हैं, ये पढ़ा होगा, वो बेसिक है। इसको हीट करो तो क्या बनता है? क्विक लाइम एंड CO2। तो स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हुआ, है ना? तो इसमें जो एंथैल्पी इन्वॉल्व है उसे हीट ऑफ डिसोसिएशन बोल देते हैं, या हीट। ठीक है, तो स्मॉलर कंपाउंड में को, जैसे आप सल्फेट सॉल्ट को ब्रेक कर देते हैं, तो जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, क्विक लाइम एंड CO2 बना दिया, तो स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेकिंग हुई, तो इसमें जो एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई इसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे आप और भी देखते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए। तो यहाँ पे और भी अगर एग्जांपल लें, जैसे थोड़ी देर के लिए बेरियम नाइट्रेट को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो ये बेरियम ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा, NO2 बनेगा, तो ये भी आपका डिसोसिएशन होगा। ठीक है, हीट ऑफ डिसोसिएशन, स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेकिंग। जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो
जिंक ऑक्साइड एंड CO2, ये भी हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो ये कई सारे केस हैं, ठीक है। एटमाइजेशन में एटम बनते हैं, ठीक है। जब जब एटम बनेंगे, हाँ एटम नहीं बन रहे हैं, जब एटम बनेंगे तो एटमाइजेशन बोल देते हैं। डिसोसिएशन में अगर एटम बनते हैं तो उसे एटमाइजेशन बोल देते हैं। डिसोसिएशन में एटम यहाँ नहीं बन रहे हैं, इसलिए केवल डिसोसिएशन बोलते हैं, एटम नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये आ गया जिसमें मैंने बात की हीट ऑफ डिसोसिएशन की। नेक्स्ट इसमें मैं लेता हूं लास्ट वन केस। ठीक है, ये वही कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लाइमस्टोन वाला केस बताया था, ठीक है। Cl2 में Cl एटम बनेगा, एटमाइजेशन ये देखो लिखा हुआ है, आगे एटमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एटम बनेगा तो एटमाइजेशन बोल देंगे, उसी में डिसोसिएशन को एटमाइजेशन बोल देंगे। क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर? बोलिए। बोलो। एक मिनट जरा सा वेट करना। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे जैसे जिंक कार्बोनेट भी ले सकते हैं, जिंक कार्बोनेट वो भी आपका ब्रेक होगा सॉलिड फेस में। इसको जब हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा एंड CO2 बन जाएगा। तो इसमें जो एंथैल्पी आएगी वो हीट ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? ऐसे ही हीट ऑफ एटमाइजेशन के बारे में, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज 1 मोल गैसियस। सब्सटेंस कैसा होगा? गैसियस। गैसियस सब्सटेंस completely dissociated into gaseous atoms। gaseous substance होगा और gaseous is called heat of atomization। जैसे मीथेन गैस है वो अपने एटम में ब्रेक हुआ, कार्बन गैसेस एटम और 4 हाइड्रोजन एटम, कार्बन गैसेस एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम गैसेस फॉर्म में, तो इसे हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल है कन्वर्टेड टू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, Cl2 मॉलिक्यूल है कन्वर्टेड टू 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। तो इसीलिए अभी हमने जो F2 को ब्रेक किया था उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? और लास्ट वन इसमें जो आता है, तो जब एटम बनेगा तो दैट डिसोसिएशन कैन आल्सो बी सेड टू बी एटमाइजेशन। लास्ट वन हीट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमने हाइड्रेशन एनर्जी में या लैटिस एनर्जी जब पढ़ा रहे थे तो सॉल्ट का डिसोल्यूशन बताया था, वाटर में कौन सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। तो सॉल्यूशन में सॉल्युबल होने में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी उसे हम हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सॉल्यूट, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, एटमाइजेशन केवल गैसेस स्टेट में ही लेंगे, सब्सटेंस भी गैसेस स्टेट में होगा, एटम भी गैसेस स्टेट में होगा। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्सेस में होगा, ठीक है, इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई आयनिक साल्ट है, इसको हमने डिसॉल्व किया तो पहले इक्वेटेड आयन में बनेगा, इसमें एंथैल्पी जो इन्वॉल्व होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी होगी। कैसे होगी इसका जरा समझिए। जैसे मैंने आपको बताया था NaCl साल्ट होता है सॉलिड में, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फाइनल इक्वेशन AQ कैटायन और क्लोराइड आयन ऐसा बनेगा। तो इसकी जो एंथैल्पी होगी उसे क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, हीट ऑफ सोल्यूशन। ओवरऑल ये नेगेटिव ही होगी तभी डिसोल्यूशन होगा। अब सबसे पहले क्या होगा, गैस सॉलिड कैटायन आयन ब्रेक होंगे, ब्रेक होंगे। क्या होगा, गैसियस कैटायन या एक्वेटेड कैटायन। तो गैसेस कैटायन आयन में 1 मोल सॉलिड के गैसेस कैटायन आयन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड है तो यहाँ प्लस साइन आएगा। अब ये गैसेस कैटायन क्या होगा, एक्वेटेड कैटायन में चेंज होगा। एक्वेटेड कैटायन में वाटर के कांटेक्ट में आके चेंज होगा, माइनस डेल्टा H1 और ये माइनस डेल्टा H2। इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ओवरऑल डेल्टा H सोल्यूशन क्या आया, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी माइनस डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी दोनों कैटायन आयन की नेट एनर्जी होगी। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो ये एनर्जी कौन सी हुई, हाइड्रेशन एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी हुई, लैटिस एनर्जी। जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तभी हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और कंपाउंड डिसॉल्व होगा। मैंने कंडीशन क्या लिखवाई थी किसी भी आयनिक कंपाउंड के डिसॉल्व होने की, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन आयनिक कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल, लिखवाया था यही, ये लिखवाया था। इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी तो डेल्टा हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा, तो डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड रहेगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा। क्लियर, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो आई थिंक इसी बात को वहां पे लिखा गया है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, जो देखिएगा। तो इसी बात को यहाँ पे मैंने दिखाया था, enthalpy change when 1 mole solute is completely dissolved in excess amount of solvent is called heat of solution। heat of solution में ये आयनिक सॉल्ट ले लिया A प्लस बी, ये वाटर के साथ कंबाइंड हुआ तो इक्वेटेड कैटायन और इक्वेटेड एनायन, ये बना इक्वेटेड कैटायन इक्वेटेड एनायन। लेकिन इक्वेटेड कैटायन डायरेक्ट नहीं बनेगा, सबसे पहले गैसेस कैटायन एनायन बनेंगे। इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो लैटिस एनर्जी दिखाई गई। अब कैटायन की वाटर से रिएक्शन हो गई, इसमें डेल्टा H1 कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी और फिर ये वाटर से कन्वर्ट हुआ ये डेल्टा H2। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो हुआ लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, माइनस साइन के साथ आएगा। अब वहां पे लैटिस एनर्जी तो पॉजिटिव है, माइनस साइन, where delta H is a hydration energy. If heat of solution is negative, then solute is completely soluble in solvent. I think बात समझ में आई, बोलिए। लैटिस को ब्रेक करते हैं ना, क्योंकि तभी तो कैटायन आयन फ्री होंगे, और कैटायन आयन के कॉम्बिनेशन से, कैटायन आयन के कॉम्बिनेशन से आयनिक सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो कैटायन आयन के कॉम्बिनेशन से आयनिक सॉलिड बनेगा तो लैटिस एनर्जी नेगेटिव आएगी, जो अभी हमने फॉर्मेशन में दिखाया था। भाई आयनिक सॉल्ट के फॉर्मेशन में लैटिस एनर्जी नेगेटिव होगी, आयनिक सॉल्ट के ब्रेकिंग पे लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी प्लस माइनस दोनों हो सकती है। ये डिपेंड करेगा प्रोसेस कौन सी आप ले रहे हैं, ब्रेकिंग ले रहे हैं या फॉर्मेशन ले रहे हैं। लैटिस का फॉर्मेशन में बॉन्ड बनेंगे, एनर्जी नेगेटिव आएगी, ब्रेकिंग पे बॉन्ड ब्रेक होंगे, एनर्जी पॉजिटिव होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी बनेगी। ठीक है, बात समझ में आई। एक क्वेश्चन है, जा देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। चलो चलो एक बार अगर हम इसको देखें, ये क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे दिया है एनहाइड्रस, दैट इज एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये गिवन है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इस कोवेलेंट कंपाउंड इज प्रीडोमिनेंटली, मैंने बताया था 100% कोई कोवेलेंट नहीं होता, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपसे पूछा जाए बताइए ये आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है, तो कमेंट ऑन, तो कमेंट ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो कमेंट ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी
solubility in water by given enthalpies या by given enthalpy. enthalpy का मतलब या एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। तो इसमें कौन कौन सी एंथैल्पी गिवन है? डेल्टा एच लैटिस एनर्जी गिवन है। लैटिस एनर्जी, यहाँ डिसोल्यूशन की बात हो रही है इसलिए साइन क्या आएगा? प्लस रिक्वायर्ड एनर्जी 5136 किलोजूल पर मोल, ये वैल्यू दी है। दूसरी वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन की भी होगी, एनायन की भी होगी। यहाँ पे कैटायन, एल्यूमिनियम कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी इन्होंने दी है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होगी 4655 किलोजूल पर मोल, ठीक है। बात समझ में आई? फिर डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन दिया है, दैट इज ऑफ क्लोराइड आयन। ये वैल्यू देखो कितनी होगी? -381। वैसे देखो हाइड्रेशन एनर्जी एनायन की कम होती है, कैटायन की ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी कैटायन का ज्यादा होता है। अब बताइए तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? वॉन हार्बर साइकिल बनाइए। वॉन हार्बर साइकिल क्या बोलता है? NaCl जो आपका सॉलिड है, एनहाइड्रस सॉलिड है, एनहाइड्रस मतलब वहां वाटर नहीं है, इसको वाटर के साथ जब रखेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? अगर एल्युमिनियम कैटायन बनना चाहिए इक्वेटेड और 3 क्लोराइड आयन है, ये इक्वेटेड, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिएगा, ये इसमें डेल्टा एच सोल्यूशन आएगा, डेल्टा एच सोल्यूशन ये। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा? ये जो गैसेस कैटायन है ये हम ब्रेक कर देंगे गैसेस कैटायन और एनायन में, 3 क्लोराइड आयन आएंगे इसमें, फिर ये वाटर के साथ जाएगा, इसमें डेल्टा H1 हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन होगी, और ये वाटर के साथ जब जाएगा तो डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन होगा, H2। लेकिन यहाँ 3 करेंगे, क्योंकि क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मोल है ना, एक मोल गैसेस कैटायन आयन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो उसे हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 मोल है मल्टीप्लाइड बाय 3, ये नेगेटिव साइन, ठीक है। ये आपकी जो ये प्लस लैटिस एनर्जी आएगी, ये साइन प्लस होगा, एक्सप्रेशन लिखेंगे तो डेल्टा एस सोल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा एस सोल्यूशन वुड बी लैटिस एनर्जी ये गिवन है +5136 माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, कैटायन की तो एक ही मोल है तो 4655 माइनस हाइड्रेशन एनर्जी एनायन की, वो माइनस साइन के साथ है, 381 मल्टीप्लाइड बाय 3, टोटल वैल्यू निकालोगे नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है? AlCl3 इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो ये वाटर सॉल्युबल हुआ। आई थिंक बात समझ में आई। कितनी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करेंगे तो? नेगेटिव में कितनी वैल्यू आएगी? 662 राइट, किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, वो अपने आप करेंगे, ठीक है। और ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट है। एक क्वेश्चन और देखिए, कैलकुलेट ठीक है, कैलकुलेट
डेल्टा एच एफ फॉर फॉर्मेशन, कैलकुलेट डेल्टा एच एफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, क्लियर। तो ये NaCl के फॉर्मेशन के लिए हीट ऑफ सब्लिमेशन गिवन है, आपको बताना है NaCl का डेल्टा एच एफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव ही होगा तभी NaCl बनेगा, वो वैल्यू कितनी आएगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस साइन में आएगा, रिक्वायर्ड एनर्जी है 108.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 0.5। दूसरी डेल्टा एच डिसोसिएशन गिवन है, इसको एटॉमाइजेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ क्लोराइड आयन, दैट इज, ये भी साइन प्लस में आएगा, 243 किलो जूल पर मोल। तीसरा यहाँ पे डेल्टा एच आयनाइजेशन है, ये भी रिक्वायर्ड एनर्जी है, प्लस साइन आएगा 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये डेल्टा एच लैटिस एनर्जी आएगा -8 किलो जूल पर मोल। लैटिस एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, प्लस होगी माइनस होगी, माइनस होगी, फॉर्मेशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ Cl माइनस, वो भी वैल्यू आएगी, दैट इज -349 किलो जूल पर मोल। अब देखो मेजर कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था लैटिस एनर्जी का ही होता है, देखो लैटिस एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, लैटिस एनर्जी Le, ठीक है। तो ये अपने आप आपको करना है, इसका बॉन्ड हाइपर साइकिल निकाल के, नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, लेकिन कितनी आएगी वो आपको बताना है, डू योरसेल्फ। डेल्टा एच एफ नेगेटिव ही आएगा, ये क्लियर है, वो नेगेटिव वैल्यू आपको बतानी है, वो कितनी आएगी, डॉट 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 डॉट, ये नेगेटिव वैल्यू आपको निकालनी है बॉन्ड हाइपर साइकिल से। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू आपको बतानी है, कितनी आएगी, किलो जूल पर मोल, ये प्रेडिक्ट करनी है। ठीक है, क्लियर, ये अपने आप करेंगे। ओके, अब मैं आपके होमवर्क ले लेता हूँ, डाउट को, जो भी आपके डाउट हैं। ठीक है, और ये हमने बात की ऑल अबाउट ठीक है, तो डेंसिटी में बता ही चुका हूँ पहले ही आपको, डेंसिटी में आपको बता चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन में। ठीक है, वैलेंसी बॉन्डिंग में आएगा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो
डेंसिटी के केस में मैंने आपको बताया है डेंसिटी क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम, यही होता है ना, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब साइज ही लेंगे, ठीक है। तो अब जो डेंसिटी होगी लेफ्ट टू राइट जाने पे भी इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मास, साइज तो डिक्रीज करता है, तो डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग left to right across the period due to increase in mass by 1 proton, due to increase in atomic mass by 1 proton. प्रोटॉन, ठीक है। डाउन द ग्रुप भी मास बढ़ेगा 28 18 18 32, वो डोमिनेट फैक्टर करेगा, इससे इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसमें भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास बाय 2 8 18 18 32 by 2 8 8 18 18 32, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ही करेगी, ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि मास यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये बॉन्डिंग में आएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड टू बॉन्ड, ये बॉन्डिंग चैप्टर में आएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ये डेंसिटी की मैंने बात कर दी। चलिए बोलिए, क्लियर। चलिए ये हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन मेरे को सेंड किया था, ठीक है, इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 94, आउट ऑफ द विच ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल में किसकी ईएन वैल्यू ज्यादा होगी, ईएन वैल्यू मेटल और नॉन मेटल में, नॉन मेटल की ज्यादा होगी, क्योंकि एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी कैरी करते हैं ना ईएन, देन मेटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, हाईएस्ट हाइड्रोजन आएगा, आ रहा है आंसर, नॉन मेटल आएगा 94। नेक्स्ट मेरे पास 96, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, ठीक है, क्लियर। तो फ्लोरीन के यहाँ पे देखिए ये आएगा, ये आंसर, क्लियर। ओके नेक्स्ट 96 के बाद 98, 98 में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन में, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, मैंने फोन याद करने को बोला था, फोन याद है, हाईएस्ट वैल्यू फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, याद है, और सबसे कम कार्बन। इसकी वैल्यू आपको बताई थी, क्या होगी पॉलिंग स्केल पे, 4, इसका 3.5, इसकी वैल्यू 3, इसकी 2.5, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर, इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, कार्बन टू फ्लोरीन इंक्रीज करेगा, सही है, यही आएगा।
98 ये आएगा। फिर 100 में क्वेश्चन जो देखिए 100 में मॉलिक्यूल HX 50% आयनिक 50% डिफरेंस इन H एंड N, तो डिफरेंस जो आएगा वो पॉलिंग स्केल पे 2.1, तो 2.1 यहाँ पे नहीं लिखा है, ये गैलिस इस एक्सपेरिमेंट पे दिया है। ये आंसर दिया क्या? ये गैलिस एक्सपेरिमेंट पे होता है। गैलिस ये आंसर दिया है क्या? इसको 2.1 कर दो आंसर, ये कर लो, ये छोड़ दो, ठीक है। वो जो पढ़ने की जरूरत नहीं तुम्हें, गैलिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये 2.1 पढ़ कर लो, ठीक है। ये आंसर आएगा, आंसर ये कर लो। क्लियर? और 100 हो गया। 101 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कंसर्न मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर मतलब जेड इफेक्टिव से, तो क्या होगा? आयनेशन एनर्जी, तो आयनेशन एनर्जी है सारी सक्सेसिव, सारी आयनेशन एनर्जी की बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, एनी काइंड ऑफ आयनेशन एनर्जी हो, चाहे सक्सेसिव हो या, ठीक है, सारी बातें चाहे सक्सेसिव हो, सारी आयनाइजेशन एनर्जी पे बड़े डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट हो चाहे सक्सेसिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाई आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन एंड बोरॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन की बोरॉन से ज्यादा है, सही है। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम, ये कॉन्फ़िगरेशन की बात है, जेड से रिलेटेड नहीं, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। नहीं, मैंने बताया था जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा तो जेड डोमिनेट नहीं करेगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट करेगा। जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, बाकी सब जगह प्रोटॉन जेड ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। हाई आयनाइजेशन एक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी बात इसी से रिलेटेड है। और क्योंकि जितने भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे जेड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा, ऑक्सीजन स्टेट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो ये भी बताया था, ई एन वैल्यू ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चार्ज बनने से बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो ये भी सही है, नॉट पूछा है तो आंसर बी आएगा। आ रहा है आंसर बी आ रहा है इसमें आंसर, नॉट पूछा है तो जेड से रिलेटेड ये नहीं है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि एक प्रोटॉन का डिफरेंस है तो वहां पे जेड नहीं लेते, कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। कंडीशन बताई थी, बाकी सब जगह जेड होगा। जेड मतलब जेड इफेक्टिव ही होता है, एक्चुअल जेड तो फील करेगा नहीं, जेड को ही जेड इफेक्टिव बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मेरे पास 103 पे हमारे पास क्वेश्चन है, अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्साइड रिक्वायर्स फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक, पहले पे एनर्जी रिलीज होगी, दूसरे स्टेप पे एंडोथर्मिक, क्योंकि सक्सेसिव की बात हो रही है, ठीक है। तो पहला स्टेप पे एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन, दूसरे पे एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, ऐड करोगे दस द फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस, इनको ऐड कर दो, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये से कैंसिल आउट होगा। तो ऑक्सीजन एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एडिशन पे क्या होगा, गैसेस एटम पे, तो ओवरऑल एनर्जी ऑक्साइड आयन बन जाएगा, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होगी, है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस में एनर्जी आएगी, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 3 और कितना हुआ 7 6, ये आ जाएगी। तो ओवरऑल इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। तो उसने बोला द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ डाई ऑक्साइड ऑक्साइड आयन इज अनफेवरेबल, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये नियॉन है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। ऐसा क्यों है, अब बताओ, ये एनायन, इसका मतलब ऑक्साइड आयन तो बनना ही नहीं चाहिए, ऑक्साइड आयन तो बनना ही नहीं चाहिए, और हम मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, है ना। तो वो तो क्या है, ऑक्साइड आयन ओवरऑल नहीं एग्जिस्ट करेगा, किसी न किसी कैटायन के साथ एग्जिस्ट करेगा, जब कैटायन होगा तो उसमें लैटिस एनर्जी तो आएगी, जैसे MgO है तो 2+ आ गया, तो लैटिस एनर्जी उसको कंपनसेट कर देगा,
तो ओवरऑल हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सिंगल ऑक्साइड आयन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑक्साइड आयन एग्जिस्ट अलॉन्ग विद कैटायन, अलॉन्ग विद कैटायन इट विल गिव लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी मेक इट नेगेटिव ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल ऑक्साइड आयन तो फॉर्मेशन पॉजिटिव ही है, ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो उसने क्या बोला है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवे, इसको ज्यादा वेटेज देते हैं क्योंकि सेकंड स्टेप में ये क्या हो रहा है, आउटवे मतलब जिसको हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ गेन बाय द अचीविंग इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो वहां पे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ गया जिसमें एनर्जी पॉजिटिव आ गई। तो ओवरऑल इस फैक्टर में नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये रिपल्शन का फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, इसलिए ओवरऑल ये एनर्जी 639 किलो जूल पर मोल आ गई। ऑक्साइड इज कंप्लीटली स्मॉलर साइज देन द ऑक्सीजन एटम, ये गलत हो गया, तो आंसर इसमें सी आएगा। कौन से फैक्टर के कारण ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, रिपल्शन का फैक्टर डोमिनेट करता है ओवरवेट, ओवरवेट द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्लियर, ऑल सक्सेसिव, हाँ, तो उसमें हमें रिपल्शन बढ़ जाएगा, जब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाता है या स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाता है तो हमें एनर्जी मिलने के बजाय क्या हो जाती है, देनी पड़ जाती है। कुछ बात समझ में आई? ओके, 3 हो गया, 4 5 6, चलो कितना टाइम हो गया है, अगली क्लास में करते हैं, टाइम हो गया है। हाँ, आपके फिजिक्स का क्लास का टाइम हो रहा है, चलो अगली क्लास में करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। होमवर्क आपका एक्सरसाइज 1 हो गया, एक्सरसाइज 2 करेंगे, इसी में देखिए एक्सरसाइज 2, इसमें एक्सरसाइज 1 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, नेचर ऑफ ऑक्साइड। एक्सरसाइज 2 के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करेंगे, ये कहाँ तक है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम, अब एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम छोड़ दीजिएगा, इसमें 35 प्रॉब्लम जो है ये करेंगे, ठीक है, और मैं डीपीपी शेयर करूंगा, वो भी करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2, ये 35 प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2 की करेंगे, ओके, 1 to 35, ठीक है, एक्सरसाइज 2 शीट से करना है, और डीपीपी मैं भेजूंगा, डीपीपी कहाँ तक हुई थी, 9 10 भी आपको करनी है, मैं भेजूंगा अभी, ठीक है, 9 तक हो गई थी, 10 भी करनी है, ओके, बाय बाय।